एवरीवन, आई एम छवि। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होता है, उसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन जो इंडिविजुअल वर्ड है उसका क्या मतलब है, स्टैट्यूट का क्या मतलब है, और कलेक्टिवली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का क्या मतलब है, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कि हाँ ये इंटरप्रिटेशन वर्ड कहाँ से आया है, प्लस एक केस लॉ इससे रिलेटेड, देन क्या नीड थी हमारी ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नाम का एक सब्जेक्ट लाने की। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सो स्टैट्यूट, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट स्टैट्यूट क्या होता है। एक या फिर कोई एक्ट या फिर कोई विल या ऑर्डर जो कि किसने पास करी है, लेजिस्लेचर ने पास करी है, एंड लॉ विच इज इनैक्टेड और ड्राफ्टेड बाय द लेजिस्लेचर, दैट इज स्टैट्यूट। अब उस जो भी लेजिस्लेचर ने जो भी एक्ट जो है पास किया है, इनैक्ट किया है, तो वो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, देखो हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं और उसमें जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर का काम आप सभी को पता है कि लॉ बनाने का काम है। तो जाहिर सी बात है हर किसी को यही लगेगा कि भाई जो लॉ बना रहा है उसी की ड्यूटी बनती है उस लॉ को समझाने की। बट जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे, हम प्रैक्टिकल अपनी ऑर्डिनरी रियल लाइफ में देखेंगे, दिस इज नॉट द केस। वाई? बिकॉज लेजिस्लेचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्ट जो है बनाने के साथ साथ जो है आगे के जितने भी सर्कमस्टांसेस जो भी हैं उसको प्रेडिक्ट करे। एट द एंड ऑफ द डे हु डज दिस जॉब? जुडिशरी का काम है। हम देखते हैं कि जितने भी कोर्ट्स है, कोर्ट्स इंटरप्रेट करती है लॉज को। वाई? बिकॉज वो अप्लाई करती है लॉ को। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो कोर्ट्स है उनका सिर्फ ये काम नहीं है कि हाँ वो रीडिंग करे लॉ की और बस लोगों को समझा दे। नहीं, जुडिशरी हैज टू अप्लाई द लॉ। सो दैट्स वाई जो उस स्टैट्यूट को, जो स्टैट्यूट लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसको इंटरप्रेट कौन करता है? कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रेट का मतलब क्या है? उसको ट्रांसलेट करना या फिर उस एक्ट को, स्टैट्यूट को जो है कुछ मीनिंग देना। तो दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जो है एक लैटिन टर्म से डिराइव्ड किया गया है, दैट इज इंटरप्रिटरी, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड द लॉ, टू ट्रांसलेट और टू एक्सपाउंड। सो यही इंटरप्रिटेशन का मतलब है, दैट इज गिविंग मीनिंग टू समथिंग और गिविंग इफेक्ट टू समथिंग। और स्टैट्यूट का मैंने बता दिया। सो स्टैट्यूट का मतलब आपको पता चल गया, इंटरप्रिटेशन का मतलब आपको पता चल गया। सो द होल टर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मीन टू अंडरस्टैंडिंग द लॉ भी बोल सकते हो, या फिर गिविंग मीनिंग टू समथिंग विच इज written by the legislature or enacted by the legislature. So this is the meaning of the whole term interpretation of statute. और in other words, आप जो है समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे सपोज मान लो दिस इज अ लॉ विच हैज बीन enacted by the legislature, एंड अब लॉ तो ठीक है लेजिस्लेचर ने enact कर दिया, उसकी ट्रांसलेशन भी चाहिए हमें। We want to know what's the intention of the legislature behind to, so for the determining that intention we should know how to translate it. We need the translation of that law. So लॉ और ट्रांसलेशन के बीच में ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द इनएक्शन ऑफ लॉ एंड ट्रांसलेशन। सो यहां से भी आप समझ सकते हो कि हाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Now there is a case related to this, that is शांति स्वरूप सरकार वर्सेस प्रदीप कुमार सरकार। सो इस केस में क्या हेल्ड किया गया था? इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पर किसी स्टैट्यूट के जो है एक से ज्यादा जो है इंटरप्रिटेशन निकल रही है, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो उस सर्कमस्टांस में आप क्या करोगे? आप उन सर्कमस्टांसेस में वो वाला इंटरप्रिटेशन जो है अडॉप्ट करोगे जो कि स्टैट्यूट को वैलिडेट कर रही है, जो कि उसके फेवर में जा रही है। सो इतनी सी बात जो है इस केस में हेल्ड की गई थी। अगर आप अपने आंसर शीट्स में लिख देते हो तो जो है थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट आएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव कोटेड दिस केस हियर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या है, क्या है, ये सारा पता चल गया हमें, बट एक्चुअल में हमारे दिमाग में हमेशा दिमाग घूमता है, अच्छा ठीक है पता चल गया, क्यों चाहिए मुझे ये, क्यों मेरे को जरूरत है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ने की? व्हाट इज द नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट? सो लेट्स बिगिन कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है इस सब्जेक्ट की। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट व्हाई वी नीड दिस सब्जेक्ट कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज दैट टू
एक बेसिक लाइन में तो इसका आंसर ये है टू नो द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। सो देखो, जैसे आपने देखा होगा कि हमें हमेशा जो है, अगर आप हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हमारे अंदर हमेशा क्यूरोसिटी होती है कि ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, क्या रीज़न है इसके पीछे, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें। सो नीड इसकी यही है कि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जो है लेजिस्लेचर की जो है इंटेंशन पता चले। वाई? बिकॉज देखो, यहाँ पे कोर्ट्स का, जुडिशरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, ये मेन फंक्शन जो है जुडिशरी का ही बताती है। वाई? बिकॉज आप जो है अपनी डेली लाइफ में आप देखोगे कि जो कोर्ट्स हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो कोर्ट्स जो हैं, वही जो है अनफोल्ड करने में लगे रहते हैं जितने भी अनकंसिस्टेंसीज या जो भी एम्बिग्विटीज आती हैं कोर्ट की। वाई? बिकॉज द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज नॉट जस्ट टू रीड द लॉ। ये मतलब नहीं है, जुडिशरी का ये नहीं है कि सिर्फ वो लाइन बाय लाइन रीडिंग कर ली, दैट्स इट। नो, जुडिशरी हैज टू अप्लाई द लॉ। सो अप्लाई करने के लिए उसका क्या मीनिंग है, क्या इंटेंशन है, क्या उसका कंक्लूजन निकल के आएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जो है नीड है हमारे पास। और ऑब्जेक्ट, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो आप ये नीड वाले क्वेश्चन में ही वो क्वेश्चन जो है कवर हो जाता है। दैट इज टू नो द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लाइक लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर जो है वो, उसके पास इतना नहीं है टाइम कि वो जो है सारे के आने वाले सर्कमस्टांसेस प्रेडिक्ट करें। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू इंक्लूड ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस इन दैट। दैट्स वाई ये काम जो है जुडिशरी के पास छोड़ दिया है। जुडिशरी देखेगी कि हाँ, इसको क्या इंटेंशन थी और कैसे जो है अप्लाई करना है इसको केस टू केस। सो दिस वॉज द नीड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, येस और नो? सी, कुछ ऑथर्स ऐसे थे जो कि, कुछ नहीं, काफी ऑथर्स ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि नहीं, इंटरप्रिटेशन और जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों सेम वर्ड्स हैं, मतलब कि सेम मीनिंग है उनका। मतलब जैसे सैलमंड हो गए, सैलमंड जो ऑथर थे उन्होंने बोला था कि नहीं, जो इंटरप्रिटेशन और जो कंस्ट्रक्शन है, इन दोनों का मतलब ही जो है सेम है और ये दोनों ही यूज होते हैं मीनिंग स्टैट्यूट का एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। लेकिन कुछ ऑथर्स ऐसे भी थे जो कहते थे कि नहीं, इन दोनों का जो है, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस है, दे आर पोल्स अपार्ट। सो क्या डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में, जो कि कुछ ऑथर्स ने जो है बताया। जैसे कूले एक ऑथर था, उन्होंने बोला था कि इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस है। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज इंटरप्रिटेशन मींस गोइंग वर्ड बाय वर्ड, कि मतलब कि आप जो है स्टैट्यूट के वर्ड बाय वर्ड जा रहे हो और एक एक वर्ड का जो है मतलब एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन मींस कि आप लॉजिक्स और रीजनिंग के बेसिस पे पूरे होल स्टैट्यूट का जो है आप मीनिंग बता रहे हो, उसका लीगल इफेक्ट बता रहे हो। या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ये एक तरीके से लिंग्विस्टिक मीनिंग बताता है। जैसे आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हो तो एक तरीके से ट्रांसलेशन हो गई ना, लिंग्विस्टिक मीनिंग बताता है। और ये जो कंस्ट्रक्शन जो है इट गिव्स लीगल इफेक्ट, कि क्या लीगल इफेक्ट है उस स्टैट्यूट का। ये एक डिफरेंस हो गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। नाउ द थर्ड, दो बता दिए मैंने। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज पार्टली पॉसिबल एंड होल। देखो, आप ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप इसको देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। सो मैं इन वर्ड्स को जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन टू दैट, बिकॉज ये मैंने आपको जो है शॉर्ट आपको याद करने के लिए मैंने स्मॉल वर्ड्स लिखे हैं। सो पार्टली पॉसिबल मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो, इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्ड बाय वर्ड पॉसिबल है, तो पार्टली मतलब कि आप आधे स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन निकालो, इट इज पॉसिबल, क्योंकि आप वर्ड बाय वर्ड जा रहे हो ना। ठीक है, आप 3-4 वर्ड्स पे जाके आप रुक गए, तो पार्टली इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो पार्टली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन तो पूरे होल स्टैट्यूट का होता है। सो पार्टली कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। नाउ द अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। देखो, इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड बाय वर्ड जाना है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई स्टैट्यूट जो है क्लियर है, एकदम साफ शब्दों में लिखा है, उसमें कोई इनकंसिस्टेंसीज नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो इट इज पॉसिबल कि इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ही साफ शब्दों में हो जाएगा, बिकॉज एक तरीके से ट्रांसलेशन ही तो करनी है, हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टैट्यूट में जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है डिराइव नहीं किया जाता, तो उन सर्कमस्टांसेस में जो है कंस्ट्रक्शन काम आता है। कंस्ट्रक्शन कहाँ काम आता है? जहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो मीनिंग है, देखो कई बार होता है ना कि आप
कुछ चीज पढ़ते हो और आपको उसमें आपको जो है ओवरऑल आइडिया हो जाता है उस स्टैट्यूट का, पर आपसे अगर कोई एक वर्ड पूछे तो उस एक वर्ड का जो है मतलब कई बार नहीं समझ में आता। सो वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन काम आता है कि देखो कई बार जहां पर आपको जो है वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं, अनक्लियर है वर्ड्स, कंसिस्टेंसीज हैं इसमें और अनएम्बिगुअस है, सॉरी एम्बिगुइटी है वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन काम आता है, बिकॉज वो पूरे स्टैट्यूट का जो है क्या बताता है, मीनिंग बताता है। ठीक है, सो यही था डिफरेंस इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट का, कि इंटरप्रिटेशन मीन्स गोइंग वर्ड बाय वर्ड, बट कंस्ट्रक्शन मीन्स गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज रिटन, जो लिखा है उससे एकदम बियॉन्ड जाना और ये बताना कि इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की, क्या इंटेंशन थी जो इन वर्ड्स में कुछ चीजें जो है लिख नहीं पाई। So that was construction. So this was the difference between interpretation and construction. I hope this is clear to all of you. That's all for today's video. I hope this is clear. Thank you so much. Bye bye.